नमो नमः। संस्कृत वर्ल्ड क्लास में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज का हमारा वीडियो है शिक्षण अभिरुचि का, जो हमारा तीसरा या चौथा टॉपिक है शिक्षण सिद्धांत। शिक्षा शास्त्री बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो हमारा सिलेबस है CUET PG का, उसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं तीसरा यूनिट, जो कि हमारा है टीचिंग एप्टीट्यूड। उसी में हमारा आज का विषय है शिक्षण सिद्धांत। तो बात करते हैं शिक्षण सिद्धांत की। शिक्षण सिद्धांत होता क्या है? अब सिद्धांत मतलब तो नियम होते हैं, तो नियम किसके? शिक्षण के नियम क्या हैं, इसकी बात करते हैं। तो सिद्धांत किसी भी विषय, क्षेत्र या प्रक्रिया के विषय में वैज्ञानिक तरीके से आयोजन करना होता है कि वह प्रक्रिया स्पष्ट रूप में सभी के सामने आ सके। यानी कोई भी कार्य यदि आप करने जा रहे हैं तो उस कार्य को करने के लिए आपके पास तरीके क्या हैं, आपकी योजना क्या है, और उसके पीछे आपकी योजना जो भी है वो लोगों के सामने किस प्रकार से आ रहा है, वो आप कार्य कैसे करेंगे, ये है हमारा सिद्धांत। अब बात करते हैं व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए सिद्धांतों का होना अति आवश्यक होता है। यानी कि आप अगर अपने व्यवहार को नियंत्रित करना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए? कोई न कोई सिद्धांत, कोई न कोई नियम आपके जीवन में होना अनिवार्य है। यदि आप व्यवहार आपका अच्छा होगा तो आप नियमित रूप से अच्छे तरीके से अपनी दिनचर्या को पूरा कर सकेंगे। तो इसीलिए व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए क्या होना चाहिए? सिद्धांतों का होना अति आवश्यक है। यदि आप किसी नियम या कानून में बंधे नहीं हैं, आपकी कोई दिनचर्या नियमित नहीं है, तो आप अव्यवस्थित रहेंगे। कहने का मतलब ये है। तो हम अब शिक्षा के अंतर्गत लेते हैं कि शिक्षा के अंतर्गत व्यवहार क्या है, शिक्षा के अंतर्गत सिद्धांत क्या है, नियम क्या है। तो यानी कि शिक्षण के अंतर्गत, यानी कि आप यदि टीचर हैं या स्टूडेंट हैं तो आपको एक नियम में रहना है, एक सिद्धांत का हमको क्या करना है? अनुकरण करना है। शिक्षक के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए सामान्य रूप से दो प्रकार के शिक्षण सिद्धांत पर बल दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि यानी कि शिक्षक के व्यवहार को, यदि आप भविष्य में शिक्षक बनने वाले हैं तो आपके व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए दो प्रकार के शिक्षण सिद्धांत पर बल दिया गया है। पहला सिद्धांत है हमारा सामान्य सिद्धांत, और दूसरा सिद्धांत है हमारा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे सामान्य सिद्धांत और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। फिर हम बात करते हैं कि सामान्य सिद्धांत जो हमारा है, तो सामान्य सिद्धांत में किन किन चीज़ों को हमको ध्यान देना है और कौन कौन से उद्देश्य इसमें हैं हमारे सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत। तो उद्देश्य निर्धारण का सिद्धांत पहला ही है हमारा सामान्य सिद्धांत में, उद्देश्य निर्धारण का सिद्धांत। यदि इसको एक्सप्लेन करें तो इसमें हो जाएगा उद्देश्यों का निर्धारण शिक्षण का प्रमुख सिद्धांत। उद्देश्य ही शिक्षण प्रक्रिया को दिशा प्रदान करता है। यानी कि आपका विषय क्या है, उद्देश्य निर्धारण का सिद्धांत, यानी कि विषयों का ही क्या है, कोई आपका एक उद्देश्य होना चाहिए। और वही क्या है, कोई भी कार्य इंसान जब करता है तो बिना उद्देश्य के नहीं करता है। तो उद्देश्यों का निर्धारण का प्रमुख सिद्धांत, उद्देश्य ही शिक्षण प्रक्रिया को दिशा प्रदान करता है। कहने का मतलब यह है शिक्षण की प्रक्रिया जो होती है उसको उद्देश्य ही एक दिशा प्रदान करता है। कहने का मतलब कोई भी अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल से अगर मैं समझाऊं तो हम कोई कार्य करते हैं तो कोई न कोई किसी न किसी निमित्त के कारण करते हैं, और वो निमित्त ही क्या है? हमारा उद्देश्य होता है। ठीक है। अब आगे बात करते हैं क्रियाशीलता का सिद्धांत। अच्छा, ये क्रियाशीलता का सिद्धांत दिया किसने है, ये भी पूछा जा सकता है। तो फ्रावेल, यानी कि फ्रावेल समर्थक हैं इसके क्रियाशीलता के सिद्धांत का, यानी करके सीखने का सिद्धांत है हमारा। फ्रावेल इसके समर्थक हैं। पूछा भी जा सकता है एग्जाम में कि करके सीखने का सिद्धांत के समर्थक कौन है? फ्रावेल है। तो सीखने के लिए छात्र का क्रियाशील होना क्या है? यानी कि क्रियाशीलता के सिद्धांत से तात्पर्य यही है कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसके अंतर्गत यदि क्रियाशीलता है तो वो कोई भी चीज़ बहुत आसानी से सीख सकता है। अब क्रियाशीलता में हमारे दो विषय आते हैं, एक शारीरिक और मानसिक। शारीरिक की बात करें तो कर्मेंद्रियाँ हो गई, और मानसिक की बात करें तो ज्ञानेंद्रियाँ हो गई। और जो संस्कृत वाले बच्चे हैं कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय से अच्छे तरीके से परिचित हैं। तो यानी कि क्रियाशीलता में जो आपकी फिजिकल एक्टिविटी आ जाएगी, और मानसिक में आपकी ज्ञानेंद्रियाँ हो जाएंगी, यानी कि आपको ज्ञान के विषय में पता चलेगा।
आप तर्क कितना अच्छा कर सकते हैं, ये ज्ञान इंद्रियों के अंतर्गत ही आएगा। और जो बाह्य कार्य हैं शारीरिक कर्मेंद्रियों के अंतर्गत आ जाएगा। क्रियाशीलता, हमारी क्रियाशीलता को 2 भागों में बांट दिया, शारीरिक और मानसिक में। इसके बाद बात करते हैं हम आगे, शिक्षा शास्त्री फ्रावेल इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। यही करके सीखने का अगर हम बात करें, करके सीखने का जो सिद्धांत है, जैसे मैंने पहले बोला था, तो इसके समर्थक भी हैं और इसके प्रतिपादन भी इन्होंने किया है। शिक्षा शास्त्री फ्रावेल इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है करके सीखने का। और किंडरगार्टन एक पद्धति का प्रतिपादन करते हैं, किंडरगार्टन की पद्धति का प्रतिपादन करते हैं ये फ्रावेल, और करके सीखने का ये सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं रुचि का सिद्धांत। पीसेंट हैं, इनकी एक पुस्तक है द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मेथड। जब तक छात्रों में सक्रिय रुचि जागृत नहीं होगी तब तक शिक्षा का सर्वोत्तम कार्य नहीं होगा, ये मानते हैं। कौन मानते हैं? पीसेंट। इन्होंने एक बुक लिखी है, उस बुक में इन्होंने ऐसी चीज़ें बताई है कि जब तक छात्रों में सक्रिय रुचि जागृत नहीं होगी, सक्रिय रुचि का मतलब कि खुद छात्र अपनी रुचि के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार, अपने रुचियों के अनुसार किसी भी कार्य को करने में अगर सक्षम नहीं होगा, यानी कहने का मतलब यह है कि उसमें करने की ओर प्रेरित नहीं होगा, तब तक उसमें रुचि नहीं आएगी। विषय वस्तु की प्रस्तुति सरलता से कठिनता की ओर। अब यदि कोई विषय वस्तु अगर प्रेजेंट कर रहा है कोई शिक्षक, तो सरलता से कठिनता की ओर, ये तो सबको पता है, सिद्धांत में आ ही जाएगा कि कोई भी चीज़ हमको ऐसी बतानी चाहिए पहले बच्चों को जो बच्चे जानते हैं। यदि कोई उदाहरण दे रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, कोई एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो ऐसे एग्जाम्पल का प्रयोग करें जो बच्चों ने देखे हों, बच्चों के जीवन से जुड़ा हुआ एग्जाम्पल हो। जैसे लघु कथाएँ हो गई, कहानियाँ हो गई, सूक्तियाँ हो गई, चित्र आदि का प्रयोग हो गया। विषय वस्तु को रुचिकर बनाने के लिए हम ऐसे चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। फिर अगला है हमारा जीवन की वास्तविकता से संबंधित करने का सिद्धांत। अब कहने का मतलब ये है, ये सारे सिद्धांत इसलिए हैं, यानी ये टीचिंग में प्रयोग होने वाले सिद्धांत हैं। अब जीवन की वास्तविकता से संबंधित करने का सिद्धांत का मतलब यही है कि आप, जैसे मैंने अभी बोला कि जो बच्चे के जीवन में चीज़ें चली आ रही हैं, उन चीज़ों को यदि आप बच्चों से जोड़ के प्रेजेंट करेंगे तो बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, क्योंकि जीवन में उनकी जो दिनचर्या में आ रहा है, उनके आसपास पड़ोस में जो चीज़ें हो रही हैं, उससे संबंधित अगर एग्जाम्पल हम देंगे तो बच्चे बहुत आसानी से, बहुत जल्दी समझ जाते हैं। थॉर्नडाइक हैं, एक मनोवैज्ञानिक हैं, जो बात विद्यार्थियों की दृष्टि से जीवन उपयोगी हो अथवा जिसे वे औपचारिक अथवा अनौपचारिक रूप से उन्होंने जान या समझ लिया है, उसके माध्यम से यदि विषय वस्तु को समझाया जाए तो वह सरलता से उनकी समझ में आ जाती है। यानी यही है जीवन की वास्तविकता से संबंधित ज्ञान जो मैंने बताया आपको, थॉर्नडाइक इसके समर्थक है। आगे बात करते हैं प्रयोजन सिद्ध, यानी कि कोई प्रयोजन आपका, जैसे अभी आप लोग पढ़ेंगे, बीएड करेंगे, बीएड करने के बाद टीचर बनना है सबको। प्रयोजन सिद्ध अधिगम के स्थानांतरण सुविधा, यानी कि इसमें ये होना चाहिए कि अधिगम के स्थानांतरण, यानी हमारा जो है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, आप जो भी पढ़ाएं उसका स्थानांतरण हो, पीढ़ी दर पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में पहुँचे। जैसे गुरुकुल पद्धति में होता था कि पहले क्या करते थे, जो बच्चे सीख जाते थे फिर अपने छोटे बच्चों को सिखाते थे, अपने अंजों को। उसी प्रकार से हमको क्या करना है, अधिगम के स्थानांतरण को सुविधा होनी चाहिए। विषय वस्तु की सार्थकता स्पष्ट होनी चाहिए, जो भी विषय वस्तु हो वो एकदम क्लियर होना चाहिए। छात्र स्वयं विषय का अध्ययन करता है, यानी कि विषय वस्तु की अगर सार्थकता ठीक है तो छात्र स्वयं विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं। और क्या है, शिक्षण कार्य में स्वाभाविकता आ जाना। और क्या है, शिक्षण के लिए अनुकूल पर्यावरण का निर्माण हो जाता है। ये सब क्या है, हमारे प्रयोजन सिद्ध हैं। अब रायबर्न हैं जो कि क्या बोलते हैं, नए व पुराने अनुभवों में संबंध स्थापना, डीवी समर्थक हैं। जॉन डीवी एक मनोवैज्ञानिक हैं, उनके समर्थक में रायबर्न ने कहा है कि नए व पुराने अनुभवों में संबंध स्थापना। कहने का मतलब ये, जब कोई बच्चा पढ़ने आता है विद्यालय में तो उसके अपने पुराने अनुभव होते हैं, उस पुराने अनुभव को लेते हुए, उसके पुराने अनुभव को जानते हुए नए अनुभव की तरफ उसको ले चलना है। कहने का मतलब ये है। अब अगला है हमारा सहसंबंध का सिद्धांत। विषयों के स्पष्टीकरण के लिए अन्य विषयों के साथ सहसंबंध स्थापित करना। अब मान लो आप कोई विषय पढ़ा रहे हैं तो अन्य विषयों के साथ भी संबंध स्थापित करना चाहिए। आप जो भी विषय पढ़ा रहे हैं उन विषयों के साथ अन्य विषयों को भी आपको जोड़ना चाहिए। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल देना चाहिए जो अन्य विषयों में भी आपको देखने को मिले।
इसके बाद है हमारा बाल केंद्रिता का सिद्धांत, यानी बालक केंद्रित हमारी जो शिक्षा होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग क्या है। छात्रों की आवश्यकताओं, क्षमताओं, रुचियों, अभिरुचियों, आयु तथा मानसिक स्तर एवं शारीरिक स्तर पर आधारित शिक्षा, यानी कि जो भी शिक्षा होनी चाहिए बाल केंद्रित होनी चाहिए। बालकों की अपेक्षा क्या है, आवश्यकता क्या है, उनकी क्षमता क्या है। पता लगा बच्चे की क्षमता है हमको टेबल पढ़ाने की, वो भी कहाँ से कहाँ तक, तो 2 से लेके 5 मतलब 5वें तक की टेबल पढ़ाने की क्षमता है। हम पढ़ा के आ रहे हैं उसको 11वीं 12वीं की, तो ये क्या है उसकी क्षमता से ज़्यादा हो जाएगा। अब बच्चा रुचि किस में ले रहा है, उसकी रुचियों को जानना है कि बच्चा किस तरीके की एक्टिविटी हम करेंगे तो बच्चा पढ़ेगा। अभिरुचियों को ध्यान देना, उसकी आयु को ध्यान देना, उसके मानसिक स्तर का और शारीरिक स्तर पर भी आधारित होनी चाहिए। ऐसी हमारी जो है शिक्षा होनी चाहिए। चयन का सिद्धांत, जो हमारा अगला विषय है चयन का सिद्धांत, इसमें क्या कहा गया है कि बालक की मानसिक परिपक्वता, यानी कि बालक परिपक्व है या नहीं। पता लगा वो हाइट से तो बड़ा हो गया है और उसकी बुद्धि 14 साल के बच्चे की है या 8 साल के बच्चे की है, तो उसकी बालक की मानसिक परिपक्वता निर्धारित उद्देश्य, उसके उद्देश्य क्या है। यानी चयन का सिद्धांत में यही बता रहा है कि आपको कैसी शिक्षाएँ देना है। शिक्षक कुशलता भी आ गया इसमें, समय अवधि आ गया, किस टाइम में, कितना पीरियड में, साधन सुविधाओं को ध्यान में रखकर विषय वस्तु का चयन, यानी आपके पास साधन है भी नहीं है, सुविधाएं हैं भी हैं नहीं है। पता लगा आप अपने विद्यालय में ऐसे ऐसे विषय वस्तुओं का समायोजन कर रहे हैं और क्या कहते हैं आपके यहाँ सामग्री ही ना हो, पता लगा पुस्तक ही नहीं है, तो ऐसी चीज़ों को नहीं करना है। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, अब इसमें क्या है, बुद्धि, स्वभाव, योग्यताएँ, क्षमताएँ एवं रुचियों के आधार पर शिक्षण प्रदान करना। वही सबका अलग अलग दिमाग होता है, सबका अलग अलग स्वभाव होता है, सबकी अलग अलग क्षमताएं होती हैं, योग्यताएं होती हैं, तो उनकी रुचियों को, उनकी क्षमताओं को ध्यान देना है और उसके अकॉर्डिंग हमको उनको शिक्षा प्रदान करना है। इसके बाद क्या है, जनतंत्रीय प्रणाली का सिद्धांत। जनतंत्रीय प्रणाली का सिद्धांत से तात्पर्य है कि हमको लोगों को क्या करना है, इकट्ठा लेके चलना है। शिक्षक जो है मित्र, दार्शनिक एवं मार्गदर्शक के रूप में व्यवहार करता है, यानी कि मित्र के रूप में कार्य करता है शिक्षक, दार्शनिक के रूप में उपदेश देने वाले के रूप में कार्य करता है, मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। इतने प्रकार से शिक्षक जो है कार्य करता है। छात्रों को स्वतंत्र चिंतन, मनन, तर्क तथा निर्णय का अवसर देना, यानी कि छात्रों को क्या करना है, उनको स्वतंत्र चिंतन करने का, मनन करने का, तर्क करने का तथा निर्णय का अवसर देना कि आप इस विषय को समझो, सोचो, विचार करो, फिर इसके विषय में अपने विचार रखो। उसके बाद क्या है, छात्र आज्ञाकारिता, सहनशीलता, सहकारिता, विनम्रता, नेतृत्व करने, पहल करने, निर्णय लेने तथा समस्याओं को हल करने की योग्यता का विकास। ये जनतंत्र प्रणाली का सिद्धांत जो है, इसके अकॉर्डिंग हम ये सारे विषय वस्तुओं को बच्चों के अकॉर्डिंग करेंगे। उसके बाद है हमारा प्रभावशाली व्यू रचनाओं का सिद्धांत। अब यदि आप पढ़ाने गए हैं तो आप अपने विषय वस्तु को इस प्रकार से बच्चों के सामने प्रेजेंट करें जिससे कि बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। प्रभावशाली व्यू रचनाओं का सिद्धांत, यानी कि आपका जो टीचिंग बोले तो शिक्षण ऐसी विधि होनी चाहिए, ऐसी रचना होनी चाहिए कि आप बच्चों पे ज़्यादा प्रभाव डाल सकें और उनको समझा सकें। उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत, इसमें क्या करना है, शिक्षक छात्रों की कमजोरियों, कमियों, त्रुटियों का अनुमान लगाता है, फिर इनका उपचार करता है। कहने का मतलब ये है कि जिसमें बच्चा कोई गलती करता है, कुछ कमियां रह जाती हैं, तो उसको जानना है और उसको क्या करना है, सुधार करवाना है। ये हो गया उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत। पुनरावृत्ति का सिद्धांत, पुनरावृत्ति का सिद्धांत क्या है, कोई विषय आपने पढ़ाया है तो उसको एक बार दोबारा रिवीजन करवाना। अनुकूल वातावरण तथा उचित नियंत्रण का सिद्धांत, अब कहने का मतलब अनुकूल वातावरण क्या है, तो आप मान लो अगर पढ़ा रहे हैं, अभी जैसे ठंडी का महीना चल रहा है, अब इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही है तो बच्चों का मन लगेगा पढ़ने में, वो तो उनको ठंड लग रही होगी, तो ऐसा वातावरण अनुकूल होना चाहिए। अब पता लगा किसी मार्केट में आपका स्कूल है, अगल बगल खूब शोर हो रहा है, तब भी आपका वातावरण दूषित हो जाएगा। और उचित नियंत्रण का सिद्धांत, उचित नियंत्रण का सिद्धांत से तात्पर्य ये है कि छात्रों की क्लास में जो संख्या होनी चाहिए एक उचित मात्रा में होनी चाहिए। पता लगा आपकी क्लास में 80 और 100 बच्चे हैं तो आप नियंत्रण ही नहीं कर पाएंगे। अगर 30 बच्चे रहेंगे, 25 बच्चे रहेंगे, 35 बच्चे रहेंगे तो आप नियंत्रण अच्छे से कर पाएंगे।
फिर मनोवैज्ञानिक सिद्धांत आ गया, यानी इसमें क्या होगा कि आप बच्चों को देख के, उनके शरीर के एक्टिविटी से, उनके हाव भाव को देखकर इसमें उनको समझेंगे। अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत, मोटिवेशन और उनका रुचि का सिद्धांत, यानी क्या करना है, अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। खुद से बच्चे जब प्रेरित होते हैं तो उसे बोलते हैं अभिप्रेरणा। और रुचि का सिद्धांत, उनका जो रुचि होता है उसके अकॉर्डिंग वो विषयों का चयन करते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो पढ़ते हैं। मनोरंजन का सिद्धांत, मनोरंजन का सिद्धांत का क्या है मतलब, क्रीड़ा विधि हो गई, विचार विमर्श विधि हो गई, भ्रमण हो गया, भ्रमण विधि आदि का प्रयोग करना, ये हो गया मनोरंजन का सिद्धांत। अब इसमें जो हम बात करें तो क्रीड़ा विधि में क्या होगा, बच्चे खेल खेल में सीखेंगे। विचार विमर्श विधि में क्या करेंगे, बच्चे एक विषय का सोच के चिंतन करके सीखेंगे। भ्रमण में क्या होगा, कहीं टूर पे जाएंगे बच्चे तो विभिन्न विभिन्न चीज़ों को देखेंगे और सीखेंगे। तत्परता का सिद्धांत, तत्परता का सिद्धांत का मतलब ये है कि जैसे कोई, अगर हम बात करें तो एक श्लोक है काकचेष्टा बको ध्यानम, इसमें तत्परता ये आया है कि कोई भी बकुला होता है, जैसे बकुला वाला बात कही गई है कि अपने शिकार के लिए कितना तत्पर रहता है, तो उसी प्रकार बच्चे सीखने के लिए ही तत्पर रहते हैं। बस आप क्या होता है कि उनको सिखाने वाला कैसा व्यक्ति है वो आप पर निर्भर करता है। फिर क्या है, प्रतिपुष्टि पुनर्बलन का सिद्धांत, यानी कि बच्चे कुछ कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं तो उनको फीडबैक देना, उनको क्या करना, रिफोर्समेंट देना, यानी कि उनको थोड़ा सा पुनर्बलन देना। फिर क्या है, सृजनात्मकता का सिद्धांत, वही जिसको हम रचनात्मक बोलते हैं, वही सृजनात्मकता का सिद्धांत। इसके बाद क्या है, स्व अधिगम का सिद्धांत, खुद से सीखना, खुद से पढ़ना। समूह गत्यात्मकता का सिद्धांत, समूह में सीखना। एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों के उपयोग का सिद्धांत, यानी जैसे अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो आपकी ज्ञानेंद्रियाँ कौन कौन सी चल रही हैं, आँख भी चल रहा है, आँख आप देख ही रहे हैं आँख से, कान से सुन रहे हैं, तो ये क्या हो गई, ये आपका ज्ञानेंद्रियाँ ही चल रही हैं, है ना। शिक्षण में शिक्षण में अधिक से अधिक दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना ही क्या है, हमारा एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों के उपयोग का सिद्धांत है। फिर क्या है, सहानुभूति तथा सहयोग का सिद्धांत। सहानुभूति का क्या है, यानी कि आप अपने बच्चों के लिए है, वैसे तो बच्चों को बोलना है कि आप अपने सहपाठी का क्या करें, सहयोग करें पढ़ने में। मान लो वो नहीं पढ़ पा रहा है, अगर आपको विषय कुछ समझ में आ गया है तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि आप अपने मित्र को उस चीज़ को सिखाइए। होता क्या है कि टीचर सिखाता है, कुछ बच्चे टीचर की लैंग्वेज या टीचर के पढ़ाने के तरीके को नहीं समझ पाते हैं, पर अपने मित्रों से आसानी से सीख जाते हैं। तो ये क्या है, सहयोग का सिद्धांत या सहानुभूति का सिद्धांत। फिर क्या है, शिक्षण के अधिगम आधारित विशिष्ट सिद्धांत हैं। अब कुछ इसको देख लेते हैं, जिसमें क्या है, आत्मीयता का सिद्धांत। आत्मीयता का सिद्धांत से मतलब ये है कि उसमें अपने आप को देखना। स्वाभाविक क्रम के अनुसरण का सिद्धांत, स्वाभाविक क्रम के अनुसरण का सिद्धांत करना इसमें आ जाएगा। अब इसकी विषय वस्तु देख लेते हैं तो इसमें क्लियर हो जाएगा। विषय वस्तु का संबंध पहले या पीछे की विषय वस्तु से नहीं होता। दूसरा क्या है, विषय वस्तु का संबंध पहले या पीछे की विषय वस्तु से होता है। यानी कि हमारा जो है, इसमें अगर हम बात करें पहले वाले में जैसे मुक्त कविताएं हो गई, और दूसरे वाले में क्या है, गिनती पहाड़ा गुणा भाग हो गया। विषय वस्तु का संबंध पहले या पीछे की विषय वस्तु से नहीं होता तो मुक्त कविताएं हो गई, उनका संबंध ही नहीं होगा। और दूसरे वाले में क्या होगा कि उनका संबंध रहेगा। जैसे गिनती हो गया, गिनती के बाद ही आप पहाड़ा सीखते हैं, पहाड़ा के बाद गुणा भाग आप सीखते हैं, जोड़ घटाना सीखते हैं, है ना। अंतःक्रिया के सिद्धांत, अंतःक्रिया के सिद्धांत का मतलब कि वही खुद से प्रेरित होने वाला सिस्टम आ गया। आपकी जो मनोभावनाएं होती हैं, उत्प्रेरणा का सिद्धांत, मोटिवेशनल का सिद्धांत हो गया। विश्लेषण एवं संश्लेषण का सिद्धांत। अब विश्लेषण क्या है, कोई विषय वस्तु है तो उसको चिंतन करना, अच्छे से सोचना, फिर क्या एक कंक्लूजन में पहुंच जाना, एक निष्कर्ष पे पहुंच जाना, ये क्या है, विश्लेषण संश्लेषण है। पहले फैलाना, फिर उसको छोटा कर देना, पहले चिंतन करना, उसके बाद एक कंक्लूजन में पहुंच जाना, छोटा हो जाएगा अपने आप। तो ये क्या है, विश्लेषण से संश्लेषण का सिद्धांत। अभ्यास का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत से तात्पर्य ये है कि आप किसी चीज़ को सीखने के लिए बार बार अभ्यास करते हैं, तो वो हो गया अभ्यास का सिद्धांत। तो ये था हमारा आज का विषय। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही आपको वीडियोस इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।